वेलकम टू द रॉयल ट्यूटोरियल। आज हम लोग सोशल साइंस के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आप कर रहे हैं DSSS, KVS, EMRS, NVS जैसे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, तो ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके पहले हमने सोशल साइंस के 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, तो कंटिन्यू ऐसे ही बने रहें। क्वेश्चन नंबर 21 है, which of the following statement is correct in the context of dictatorial philosophy? तानाशाही दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन 1920 कार्ल स्मिथ क्रिटिसाइज्ड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। 1920 में कार्ल स्मिथ ने संसदीय लोकतंत्र की आलोचना की। सेकेंड स्टेटमेंट है, मार्टिन हाइडेगर अटैक्ड वेस्टर्न मॉडर्निज्म फॉर टेक्नोलॉजिकल वायलेंस। तकनीकी हिंसा के लिए मार्टिन हाइडेगर ने पश्चिमी आधुनिकतावाद पर हमला किया। ऑप्शन नंबर ए है ओनली 2, ऑप्शन नंबर बी है बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर सी है ओनली 1, ऑप्शन नंबर डी है नाइदर 1 और नॉर 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तानाशाही सरकार का एक रूप है जिसमें एक व्यक्ति का एक छोटा समूह प्रभावी संवैधानिक सीमाओं के बिना पूर्ण शक्ति रखता है। ठीक है, कार्ल स्मिथ एक रूढ़िवादी जर्मन कानूनी है। संवैधानिक और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। क्या थे? संवैधानिक और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। स्मिथ को अक्सर उपारवाद, संसदीय लोकतंत्र और उदारवादी सर्वदेशीयवाद के सबसे महत्वपूर्ण आलोचकों में से एक माना जाता है। उनकी पुस्तक द क्राइसिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ने संसदीय सरकार और संसदीय लोकतंत्र की वैधता पर हमला किया। मार्टिन हाइडेगर 1889 से 1976 एक जर्मन दार्शनिक थे। मार्टिन हाइडेगर जो है वो 1889 से 1976 में जो है एक जर्मन दार्शनिक थे। क्या थे? जर्मन दार्शनिक थे, जिनका काम शायद सबसे आसानी से घटना और विज्ञान और अस्तित्ववाद से जुड़ा है। मार्टिन हाइडेगर ने कहा कि हर जगह हम स्वतंत्र और प्रौद्योगिकी से बंधे रहते हैं। उनके विचारों और समकालीन यूरोपीय दर्शन के विकास पर एक मौलिक प्रभाव डाला है। क्वेश्चन नंबर 22 है, Which provisions of the Treaty of Versailles is correct? Which provisions of the Treaty of Versailles is correct? वर्साइल संधि के कौन सा प्रावधान सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, द वर्साइल्स ट्रीटी रीड्रू द बॉर्डर ऑफ यूरोप। वर्साई की संधि को यूरोप की सीमा को फिर से बनाया। आर्टिकल 231 हेल्ड जर्मनी गिल्टी ऑफ वार क्राइम्स। अनुच्छेद 231 ने जर्मनी को युद्ध अपराधों का दोषी ठहराया। ऑप्शन नंबर ए है बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर बी है ओनली 1, ऑप्शन नंबर सी है ओनली 2, ऑप्शन नंबर डी है नाइदर 1 और नॉर 2। ठीक है, इसका राइट आंसर है 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 22 का कौन सा आंसर राइट है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वर्साई की संधि 1919, वर्साई की संधि जो है वो 1919 ने यूरोप के मानचित्र को एक नया रूप प्रदान किया। ठीक है, जिससे उनकी सीमाओं का पुनः निर्धारण किया गया।
इसके तहत जर्मनी के कुछ क्षेत्रों को उसके पड़ोसी देशों को दे दिया गया। अनुच्छेद 231 के तहत जर्मनी को युद्ध अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और इसी वजह से दोनों कथन जो है क्या है, सही हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कायांतरित चट्टानों की कौन सी विशेषताएं सही हैं। फर्स्ट है, दीज रॉक्स आर डेंजर एंड हार्डर देन द ओरिजिनल प्रोटोलिथ। यह चट्टानें मूल प्रोटोलिथ की तुलना में अधिक घनत्व एवं कठोर होती है। दीज रॉक्स डू नॉट कंटेन फॉसिल्स। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते हैं। Conglomerate is a type of metamorphic rock. Conglomerate कायांतरित चट्टानों का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए है 1 and 3। ऑप्शन नंबर बी है ओनली 3। ऑप्शन नंबर सी है 1 and 2। ऑप्शन नंबर डी है 1, 2 and 3। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है 1 and 2। कायांतरित चट्टानों का निर्माण दाब, आयतन और तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। कायांतरित चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? जब कायांतरित चट्टान का निर्माण दाब, आयतन और तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया, आयतन और तापमान की परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। अत्यधिक दाब के कारण, ज्यादा दाब होने की वजह से यह चट्टानें अपने मूल प्रोटोलिथ की तुलना में अधिक घनत्व कठोर हो जाती है। ठीक है, इसी वजह से कथन एक सही है। और इसके अतिरिक्त जो है चट्टानों में जीवाश्म प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, चट्टानों में क्या नहीं प्राप्त होते? जीवाश्म नहीं प्राप्त होते। इसी वजह से कथन 2 भी सही है। और कांग्लोमेरेट चट्टान शैल चूर्ण से निर्मित अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है। इसकी वजह से कथन 3 जो है वो क्या है? गलत है। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, in which year did Germany formally declare that it was no longer bound by the military of disarmament cause of the Treaty of Versailles? किस वर्ष में जर्मनी ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि वह अब वर्साई की संधि के सैन्य या निस्त्रीकरण खंडों से बाध्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है 1937। ऑप्शन नंबर बी है 1934। ऑप्शन नंबर सी है 1935। ऑप्शन नंबर डी है 1936। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है 1935। वर्साई की बाध्यकारी संधि ने जर्मनी को निरस्त कर दिया था, जिसे आगे चलकर अक्टूबर 1993 में जर्मनी ने घोषणा की कि वह निस्त्रीकरण और राष्ट्र संघ दोनों को छोड़ देगा। बाद में 1935 में जर्मनी अब वर्साई की संधि के सैन्य या निस्त्रीकरण खंडों से बाध्य नहीं है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच आइडियोलॉजी कॉर्पोरेशन एम्फसाइज्ड ऑन स्टेट कॉर्पोरेशनिज्म पर किस विचारधारा ने जोर दिया? फैसिज्म, सोशलिज्म, फासीवाद, समाजवाद। ऑप्शन नंबर ए है ओनली 2। ऑप्शन नंबर बी है नाइदर 1 nor 2। ऑप्शन नंबर सी है बोथ 1 and 2। ऑप्शन नंबर डी है ओनली 1। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है ओनली 1। कॉर्पोरेट स्टेटिज्म, स्टेट
कॉर्पोरेशनिज्म एक राजनीतिक संस्कृति और निगमवाद का एक रूप है। किसका रूप है? स्टेट कॉर्पोरेट स्टेटिज्म स्टेट कॉर्पोरेशनिज्म एक राजनीतिक संस्कृति और निगमवाद का रूप है, जिनके अनुयायी मानते हैं कि कॉर्पोरेट समूह जो समाज का आधार बनता है वह राज्य है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच फासीवाद इटली में कॉर्पोरेट राज्य लागू किया गया था, जो आर्थिक समूहों में समायोजित हितों के बजाय देश के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी की इच्छा को प्रतिबिंबित करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ जोवियन प्लैनेट? निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है? ऑप्शन नंबर ए वेनस, ऑप्शन नंबर 2 अर्थ, ऑप्शन नंबर सी सैटर्न, ऑप्शन नंबर डी मर्क्यूरी। शुक्र, पृथ्वी, शनि, बुध। तो इसका 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। जो है जोवियन प्लैनेट के अंदर जो है सैटर्न नहीं आता है। ठीक है, कुछ अभिलाक्षणिक समानताओं के आधार पर ग्रहों को दो समूह में विभक्त किया गया है। कौन कौन से? एक पहला है पार्थिव ग्रह, दूसरा है जोवियन ग्रह। ठीक है, पार्थिव ग्रह के अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह आते हैं। पार्थिव ग्रह के अंदर कौन कौन से ग्रह आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह आते हैं, जिनकी संरचना पृथ्वी के लगभग समान होती है। वहीं जोवियन ग्रहों के अंतर्गत बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह आते हैं। पार्थिव ग्रह के अंतर्गत कौन से आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और जोवियन ग्रह के अंतर्गत कौन से आते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ग्रह आते हैं। ठीक है, जिनकी संरचना बृहस्पति के समान होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इवापोरेशन। 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इन्वॉल्व्ड इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल है? फर्स्ट है इवापोट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन। सेकेंड है कंडेंसेशन, संघनन। थर्ड है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर ए है सेकेंड एंड थर्ड। ऑप्शन नंबर बी है ओनली 1, ऑप्शन नंबर सी है ओनली 3, ऑप्शन नंबर डी है 1 and 2। इसका राइट आंसर है 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। फर्स्ट एंड 2 इसका राइट आंसर है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट किसका होता है? एक इवापोट्रांसपिरेशन का होता है और सेकंड किसका होता है? कंडेंसेशन का होता है, यानी संघनन, वाष्पोत्सर्जन और संघनन। जल चक्र में शामिल जो होता है वो वाष्पोत्सर्जन होता है और संघनन होता है। जल चक्रीय उन सभी घटनाओं का एक पूर्ण चक्र है जिसमें होकर पानी वायुमंडलीय जल वाष्प के रूप में आरंभ होकर द्रव्य या ठोस रूप में बरसता है और उसके पश्चात वह भूपृष्ठ के ऊपर या उसके भीतर बहने लगता है। वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा पुनः वायुमंडलीय जल वाष्प के रूप में पहुंच जाता है। जल चक्र में वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपोरेशन, संघनन, वर्षण, अपवाह जैसी प्रक्रिया सम्मिलित होती है।
और इसी वजह से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रयागराज सिटी इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। प्रयागराज शहर निम्न में से किस नदी के संगम पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बी सोन एंड कोसी, सोन तथा कोसी। ऑप्शन नंबर सी है महानदी एंड नर्मदा। ऑप्शन नंबर डी है गंगा और यमुना। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गंगा और यमुना। प्रयागराज सिटी जो है वो सिचुएटेड है गंगा और यमुना नदी के संगम तट पर स्थित है। प्रयागराज भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है जो 3 नदियों गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती संगम पर अवस्थित है। प्रयागराज में प्रत्येक 6 वर्षों में कुंभ और प्रत्येक 12 वर्षों में महाकुंभ यहाँ पर तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा आयोजन है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ऑन विच डे द सन रेज फॉल वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सूर्य की किरणें किस दिन कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है? कोई ऑप्शन है दिसंबर 22, ऑप्शन है जनवरी 23, ऑप्शन है जून 21, ऑप्शन है सितंबर 22। इसका राइट आंसर है 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इसका राइट आंसर है। सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। सूर्य की किरणें जो है वो कर्क रेखा पर कब लंबवत पड़ती है? 21 जून को पड़ती है। वही 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर पड़ती है। ध्यान रहे कि 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है और 21 मार्च 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत होती है। और इसके अतिरिक्त इसके अलावा सूर्य की किरणें जो है 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत होती है। 22 दिसंबर को किस पे होती है? मकर रेखा पर लंबवत होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, रॉबर्ट ओवेन was the first to use the word socialist in dash in his corporative magazine। रॉबर्ट ओवेन अपनी सहकारी पत्रिका में डैश में समाजवादी शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर ए है 1825, ऑप्शन नंबर बी है 1826, ऑप्शन नंबर सी है 1824, ऑप्शन नंबर डी है 1827। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 1827। Robert Owen was the first to use the word socialist in 1827 in his corporative magazine। रॉबर्ट ओवेन अपनी सहकारी पत्रिका में 1827 में समाजवादी शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, द UN Charter was signed on 26 June 1945 by representatives of dash countries। 26 जून 1945 को देशों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए है 50, ऑप्शन नंबर बी है 55, ऑप्शन नंबर सी है 45, ऑप्शन नंबर डी है 59। इसका राइट आंसर है 31 का राइट आंसर है 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 50। द UN Charter was signed on 26 June 1945 by representatives of 50 countries। 26 जून 1945 को 50 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र चार्टर संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक दस्तावेज है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर क्या होगा, इसका मसौदा तैयार करने के लिए 50 देशों के प्रतिनिधियों ने 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात की। यह 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के समापन पर हस्ताक्षर किया गया था और 24 अक्टूबर 1945 को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है,
in the context of the Communist Manifesto, which of the following statement is correct? साम्यवादी घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, it was written by Karl Marx Charles Fourier and published in 1848. यह कार्ल मार्क्स और चार्ल्स फ्यूरियर द्वारा लिखा गया था और 1848 में प्रकाशित हुआ था. Their thought became the basis of the struggles of the oppressed. उनके विचार शोषित के संघर्ष पर आधार बने. ऑप्शन नंबर ए है ओनली वन, ऑप्शन नंबर बी है बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर सी है नाइदर 1 और नॉर 2, ऑप्शन नंबर डी है ओनली 2. 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है. 32 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी ओनली 2. साम्यवादी घोषणा पत्र कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा लिखा गया और वर्ष 1848 में इसे प्रकाशित किया गया. इसे अब तक के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक दस्तावेजों में से एक माना जाता है. मार्क्सवाद कार्ल और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा स्थापित विचारधारा है. इस विचारधारा का मूल यह है कि श्रम उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है और समाज में परिवर्तन उत्पादन के मौजूदा तरीकों पर आधारित होते हैं. शोषित जनसंख्या मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित थी और उनके विचार ही उत्पीड़ितों के संघर्ष का आधार बने. क्वेश्चन नंबर 33 है, नेम द पर्सन हु बिलीव्ड दैट इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज कुड liberate mankind from poverty and ignorance. उस व्यक्ति का नाम बताइए जो यह मानता था कि उद्योग और कारखाने मानव जाति को गरीब और अज्ञानता से मुक्त कर सकते हैं. ऑप्शन नंबर ए है प्रूदो, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन नंबर सी है संत साइमन और ऑप्शन नंबर डी है चार्ल्स फ्यूरियर. इसका राइट आंसर है 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है. 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट ओवेन. रॉबर्ट ओवेन एक प्रमुख अंग्रेजी कपड़ा निर्माता, परोपकारी और समाज सुधारक थे. साथ ही यूटोपियन समाजवाद और सहकारी आंदोलन के संस्थापक थे. इन्हें अपने श्रमिकों के लिए कारखाने में काम करने की स्थिति में सुधार लाने और प्रयोगात्मक समाजवादी समुदायों को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए किया जाता है. उनका मानना था कि उद्योग और कारखाने मानव जाति को गरीब और अज्ञानता से मुक्त कर सकते हैं. रॉबर्ट ओवेन को ब्रिटिश समाजवाद का जनक माना जाता है. रॉबर्ट ओवेन को ब्रिटिश समाज का क्या माना जाता है? ब्रिटिश समाजवाद का जनक माना जाता है. क्वेश्चन नंबर 34 है, द नाइफ लेयर ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ डैश. पृथ्वी के नीचे The नीफे लेयर ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ डैश. पृथ्वी की नीफे परत सम्मिश्रण है. फर्स्ट है आयरन एंड टिन, सेकेंड है सोडियम एंड सेलेरियम, थर्ड है निकेल एंड आयरन, ऑप्शन नंबर डी है सिलिकॉन एंड आयरन. 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है. निकेल एंड आयरन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है. निकेल और आयरन. पृथ्वी के अंतरम को 3 परतों में विभाजित किया गया है. पहला सियाल जो सबसे ऊपरी परत है, यह सिलिका एवं एल्युमिनियम से निर्मित होती है. दूसरा सीमा, सियाल के नीचे 2900 किलोमीटर की गहराई तक सीमा परत को माना जाता है जो सिलिका तथा मैग्नीशियम से बनी है. तीसरा निफे, सीमा से 6371 किलोमीटर की गहराई तक निफे परत का विस्तार होता है जो निकिल
निकेल तथा आयरन फेरस से निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सोवियत जर्मन नॉन एग्रेशन पैक्ट 1939, सोवियत जर्मन अनाक्रमण संधि 1939, ट्रीटी ऑफ लॉरेंस 1923, लॉजेन की संधि 1923। ऑप्शन नंबर ए है बोथ वन एंड टू। ऑप्शन नंबर बी है नाइदर वन नॉर टू। ऑप्शन नंबर सी है ओनली वन। ऑप्शन नंबर डी है ओनली टू। 35 का राइट आंसर है 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है बोथ वन एंड टू। 23 अगस्त 1939 को मॉस्को में सोवियत जर्मन अनाक्रमण संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के माध्यम से जर्मनी और सोवियत संघ ने आक्रमण के बाद पोलैंड को आपस में विभाजित करने पर सहमति व्यक्त की। अनाक्रमण संधि में पार्टियां अगले 10 वर्षों तक एक दूसरे के खिलाफ कोई अन्य कार्यवाही नहीं करने पर सहमत हुई। लाजेन की संधि 1922 से 23 के लाजेन सम्मेलन के दौरान बातचीत की गई एक शांति संधि थी और 24 जुलाई 1923 को स्विट्जरलैंड के लाजेन के पॉलिस डी रोमिन में हस्ताक्षर किए गए थे। संधि ने तुर्की के आधुनिक राज्य की सीमाओं की मान्यता दी। क्वेश्चन नंबर 36 है, The rotation of the earth is responsible for dash। पृथ्वी की घूर्णन किसके लिए उत्तरदायी है? फर्स्ट है द अल्टरनेट पीरियड्स ऑफ द डे एंड नाइट, दिन और रात की वैकल्पिक अवधि। सेकेंड है पीरियड ऑफ ईयर, वर्ष की अवधि। ऑप्शन नंबर ए है ओनली टू। ऑप्शन नंबर बी है नाइदर वन नॉर टू। ऑप्शन नंबर सी है ओनली वन। ऑप्शन नंबर डी है बोथ वन एंड टू। 36 का राइट आंसर है 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है ओनली वन। पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात की वैकल्पिक अवधि होती है, क्योंकि पृथ्वी का आकार गोल है, जिस कारण इसके सामने के भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है जहां दिन होता है, तथा पीछे के भाग पर रोशनी प्राप्त न होने से वहां रात होती है। इसके वजह से कथन जो है एक सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, the swarms of rounded hummocks resulting from the disposition of glacial till are called dash। हिमनदों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप गोल हमक के झुंड ढेर जमाव कहलाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्कर, सेकंड है आउटवॉश अवक्षेप, थर्ड है ड्रमलिन, डी है मॉरिन्स। 37 का राइट आंसर है 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ड्रमलिन्स। 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हिमनदों के निक्षेप के परिणाम स्वरूप गोल आकार के छोटे छोटे टीलेनुमा संरचना को हमक कहते हैं। जब हमक झुंड या ढेर के रूप में प्राप्त होते हैं तब इन्हें ड्रमलिन कहते हैं। ड्रमलिन का आकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है। सैकड़ों की संख्या में पाया जाना सामान्य बात है, इसी कारण ऐसी स्थलाकृति को अंडे की टोकरी की स्थलाकृति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है,
ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड इन डैश, औसंक ताप व्यक्त किया जाता है। फर्स्ट है सेल्सियस, सेकंड है फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर ए है ओनली 2, ऑप्शन नंबर बी है ओनली 1, ऑप्शन नंबर सी है नाइदर 1 नॉर 2, ऑप्शन नंबर डी है बोथ 1 एंड 2। 38 का राइट आंसर है। 38 का राइट आंसर है जिस तापमान पर वायु संतृप्त हो जाती है उस तापमान को ही उस वायु को औसंक बिंदु ड्यू पॉइंट कहते हैं। मतलब जिस तापमान पर वायु संतृप्त हो जाती है उस तापमान को हम क्या कहते हैं, उस तापमान को उस वायु का औसंक बिंदु यानी ड्यू पॉइंट कहते हैं। इसे सेल्सियस या फ़ारेनहाइट दोनों में व्यक्त किया जाता है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। यदि वायु का तापमान उसके औसंक से कम हो जाता है तो इसके अतिरिक्त जल वाष्प का संघनन होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 है, Who was the first geologist to devise and instrument used to detect an earthquake? पहले भूवैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने भूकंप का पता लगाने वाले उपकरण का निर्माण किया? चॉन्ग हिंग, सेकंड है जॉर्ज क्यूवियर, थर्ड है अल्फ्रेड वेगनर, डी है DER वार्ड नीले। 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चॉन्ग हिंग जो चीनी दार्शनिक थे, इन्होंने सबसे पहले 132 ईस्वी में भूकंप का पता लगाने के लिए सिस्मोस्कोप का आविष्कार किया। सिस्मोस्कोप एक बड़ा कलश था जिसके बाहर 8 ड्रैगन के सिर थे जिनका मुंह कंपास की 8 प्रमुख दिशाओं की तरफ था। क्वेश्चन नंबर 40 है, in dash USA intervened in World War I is in support of Alice dash में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों के समर्थन में प्रथम विश्व युद्ध में हस्तक्षेप किया। ऑप्शन नंबर ए है जुलाई 1917, ऑप्शन नंबर बी है दिसंबर 1917, ऑप्शन नंबर सी है फरवरी 1918, ऑप्शन नंबर डी है अप्रैल 1917। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल 1917 इसका राइट आंसर है। इन अप्रैल 1917 यूएसए इंटरवेंड इन वर्ल्ड वॉर I इन सपोर्ट ऑफ एलिस। 19 अप्रैल 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों के समर्थन में प्रथम विश्व युद्ध में हस्तक्षेप किया। ठीक है, 6 अप्रैल 1917 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। जर्मन नौकाओं द्वारा 5 अमेरिकी जहाज़ों को डुबो दिया। जर्मन के नौकाओं ने जो है कितने जहाज़ों को डुबाया? 5 जहाज़ों को डुबाया, जिसमें अमेरिका का धैर्य समाप्त हो गया और अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 है, ऑल द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैज कल्टीवेशन आर करेक्ट एक्सेप्ट। मक्के की खेती के संबंध में दिए गए सभी कथन सत्य है सिवाय। फर्स्ट है, इट इज वेरी सेंसिटिव टू एक्सेस वाटर। यह अतिरिक्त जल के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। ऑप्शन नंबर बी है, इट रिक्वायर्स फील्ड हैविंग हायर सैलिनिटी। इसे अधिक लवणता वाले क्षेत्र की आवश्यकता होती है। थर्ड ऑप्शन है, अ फर्टाइल वेल ड्रेन लॉमी सॉइल इज बेस्ट फॉर इट। इसके लिए एक उपजाऊ अच्छी जल निकासी वाली दोमट मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर डी, इट इज एसेंशियली अ वार्म
एंड ह्यूमिड सेशन क्रॉप। यह अनिवार्य रूप से गर्म और आर्द्र मौसम की फसल है। 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 41 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। इट रिक्वायर्स फील्ड हैविंग हायर सैलिनिटी। इसे अधिक लवणता वाले क्षेत्र की आवश्यकता होती है। भारत में मक्का, चावल और गेहूं के बाद तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। मक्का की कृषि के लिए तटस्थ पीएच मान वाली मृदा को उपयुक्त माना जाता है। कौन सी मृदा? पीएच मान वाली मृदा। अत्यधिक अम्लीय एवं लवणता क्षेत्रों में उत्पादन नहीं होती है। इस वजह से कथन भी जो है वो क्या है? गलत है। इसके अतिरिक्त मक्का को गर्म एवं आर्द्र मौसम के साथ एक उपजाऊ, बेहतर जल निकासी वाली बलुई दोमट से लेकर दोमट मृदा में सफलतापूर्वक उगाया जाता है। मक्का अतिरिक्त जल के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42, गंगोत्री ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन विच स्टेट यूटी ऑफ इंडिया। गंगोत्री ग्लेशियर भारत के किस राज्य यूटी में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी जम्मू एंड कश्मीर। 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। गंगोत्री ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड यूटी ऑफ इंडिया। ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है एवं भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रमुख स्रोत के रूप में भागीरथी का उद्भव होता है। गंगोत्री की लंबाई 26 किलोमीटर है एवं इसकी अवस्थित कुमाऊं हिमालय में है। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स डिटरमाइंस द लोकेशन ऑफ एंड इंडस्ट्री। निम्नलिखित में से कौन सा कारकों का संयोजन किसी उद्योग की अवस्थिति के लिए सही है? स्किल्ड लेबर, ग्रेनरी, कुशल श्रम, हरियाली है, रूरल सेटलमेंट, रॉ मटेरियल, ग्रामीण बंदोबस्त, कच्चा माल, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, पूंजी, व्यवसायवादी, क्लाइमेट, पॉपुलेशन। 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, पूंजी, व्यवसायी। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, जल, बिजली, परिवहन और बाजार आदि है। उद्योग वहां स्थित होते हैं जहां इनमें से कुछ या सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, द डिपेंडेंसी रेशियो इज डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन कंपोजिशंस। निर्भरता अनुपात निम्नलिखित में से किस जनसंख्या संरचना पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए है एज, ऑप्शन नंबर बी है एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सी है सेक्स रेशन, ऑप्शन नंबर डी है एथेनिसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। निर्भरता अनुपात जनसंख्या संरचना का महत्वपूर्ण घटक आयु पर निर्भर करता है। निर्भरता अनुपात किसी भी देश या क्षेत्र में कुल कामकाजी उम्र की जनसंख्या पर आश्रितों की जनसंख्या के अनुपात का एक जनसांख्यिकीय विश्लेषण करता है। निर्भरता अनुपात में 15 से 59 वर्ष की कुल कार्यशील जनसंख्या पर 0 से 14 वर्ष और 60 वर्ष से अधिक आयु की गैर कार्यशील जनसंख्या की निर्भरता का आकलन किया जाता है। 45 है, एशिया फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स वाज सेट अप इन डैश। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? मुंबई, कांडला और विशाखापट्टनम, चेन्नई। 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, कांडला।
वर्ष 1965 में गुजरात के कांडला में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड स्थापित किया गया। सांता क्रूज निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र भारत का दूसरा ईपीजेड है, जो 1973 में स्थापित किया गया था। विश्व का पहला ईपीजेड शैनन, आयरलैंड में स्थापित किया गया था। ईपीजेड का एक विशेष प्रकार का मुक्त व्यापार होता है, जिसे आमतौर पर सरकार द्वारा औद्योगिक और वाणिज्यिक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है।